In the device X is connected to an AC source V is equal to V0 sin omega t. The variation of voltage, current and power in one cycle is shown in the graph. A. Identify the device X. B. Which of the curves A, B and C represent voltage, current and power consumed in the circuit? Justify your answer. C. How does its reactance vary with the frequency of the AC source? So graphically. Obtain an expression for the current in the circuit and its phase relation with AC. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन में हमको ये दे दिया है कि यहाँ पर कोई अल्टरनेटिंग करंट सोर्स लगाया गया किसी एसी सर्किट में V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं बताओ ये डिवाइस X है क्या, और ये भी बताना है कि कर्व A किसको रिप्रेजेंट करता है, B किसको रिप्रेजेंट करता है और कर्व C किसको रिप्रेजेंट करता है। देखिए बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो हमको कर्व पहचानना चाहिए, तब हम डिवाइस X को आसानी से बता सकते हैं क्या है। देखो बच्चों, इसमें आपको वोल्टेज दिया है V0 साइन ओमेगा टी। इसका मतलब आपको ये तो पता है कि अगर t बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर V बराबर भी क्या आएगा 0। क्यों? t बराबर 0 रखोगे 0 टाइम पे तो क्या होगा V0 साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी की जगह क्या आ गया 0 आ गया, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा आ जाएगा V0 साइन ओमेगा इंटू 0, यानी कि ये आ जाएगा V की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। इससे हमको ये पता चलता है बच्चों कि जब t 0 है उस समय V की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। तो देखो t यहाँ पे 0 होगा क्योंकि यहाँ ओमेगा टी दिया है। यहाँ पे हमको क्या दिया है बच्चों, ओमेगा टी दिया है। ठीक है, तो ओमेगा टी दिया तो t यहाँ पे 0 होगा, इसका मतलब ये टर्म यहाँ पे 0 हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चों दो ग्राफ की पॉसिबिलिटी है, B वाला भी वोल्टेज हो सकता है, A वाला भी। अब आगे कैसे हम बढ़ेंगे, तो हमको भाई पता है इसमें से एक पावर है, एक वोल्टेज है और एक करंट है। ठीक है, अब बात को समझो, ये दोनों में से कोई एक वोल्टेज हो सकता है, चाहे B हो चाहे A हो, लेकिन हम ये देखते हैं B की जो फ्रीक्वेंसी है, समझ रहे हो, B की जो टाइम पीरियड पूरा हो रहा है बच्चों वो यहां तक पूरा हो रहा है। एक साइकिल उसकी B की यहां तक पूरी हो रही है, जबकि A वाले की एक फ्रीक्वेंसी यही पूरी हो जा रही है। A वाला देखो यहां से आया, यहां एक साइकिल पूरा हुआ, फिर दूसरा साइकिल। इसका मतलब अगर हम A के लिए देखते हैं तो उसका टाइम पीरियड केवल इतना ही है। तो हमें क्या पता चला, B का जो टाइम पीरियड है वो डबल है किससे, A से। अब समझो, इसका मतलब क्या हमको देखने को मिल गया कि जो A है, ठीक है, A के लिए जो टाइम पीरियड है वो क्या मिल रहा है हमको, आधा मिल रहा है। मतलब A की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी भाई, फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम पीरियड। ठीक है, तो जब इसका टाइम पीरियड कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जब A का टाइम पीरियड B का आधा है, देख के पता चला आपको कि अगर A का जो टाइम पीरियड जो भी होगा वो क्या होगा, B का आधा होगा। देखो हाफ यहीं तक मिल गया, इसमें ये पूरा यहाँ तक है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी से देखें तो FA/FB निकालें तो ये क्या निकलेगी बच्चों, ये निकलेगा TB/TA। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1/T होता है। तो TB की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2TA/TA, तो ये कट जाएगा। तो FA/FB क्या बचेगा 2, मतलब FA इज इक्वल टू FB इंटू। अब बच्चों हमको पता है कि पावर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी की डबल होती है। वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डबल होती है। इससे आपको ये बात पता चल रही होगी कि B की फ्रीक्वेंसी की डबल है A की, मतलब A क्या हो गया, पावर, क्योंकि पावर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डबल होती है। तो यहां से बच्चों B वाला पार्ट हम पहले सॉल्व करेंगे। हमको पता चल गया कि A क्या है, A पावर है। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, डबल है इसलिए। और B क्या है बच्चों, B वोल्टेज है, क्योंकि दोनों में से एक वोल्टेज होना चाहिए था, तो एक वोल्टेज हो गया। अब बच्चों तीसरा जो बच रहा, सिंपल सी बात है, वो करंट हो जाएगा। तो करंट का ये डॉट 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 वाला ग्राफ हो जाएगा, डॉट डॉट वाला मतलब C। इसका मतलब C यहाँ पे क्या हो गया, करंट हो गया। तो बच्चों आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया क्या वोल्टेज है, क्या करंट है और क्या पावर है। ठीक है,
अब हम ए डिवाइस, ए वाला आंसर कर सकते हैं कि आइडेंटिफाई एक्स, ये कौन सी डिवाइस है। तो बच्चों देखो यहां पर वोल्टेज 0 से शुरू हो रहा, जब वोल्टेज 0 है तो करंट क्या है, मैक्सिमम है। इसका मतलब करंट क्या हो रहा है, लीड कर रहा। देखो जो चीज पहले अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पॉजिटिव एक्सिस में पाती है वही क्या करती है, लीड करती है। तो यहाँ पर करंट मैक्सिमम पहले है, वोल्टेज का मैक्सिमम यहाँ मिला जाके है, तब तक करंट 0 हो चुकी थी फिर से। तो यहाँ पे करंट क्या हो रही है, लीड कर रही है। क्यों, क्योंकि करंट अपनी पीक वैल्यू को पहले पा रही है। इसका मतलब यहाँ पे बच्चों आई लीड हो गया बाई वी, और विद फेस, यहां से फेस की बात करूं, फेस तो बच्चों ये देखो ओमेगा टी की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, π/2, यही फेस है। ठीक है, इसका मतलब ये π/2 से लीड कर रहा है। देखो यहाँ 0 था, जब वोल्टेज 0 था तो ये मैक्सिमम था, जब वोल्टेज 0 तो करंट मैक्सिमम। इसका मतलब करंट उस समय यहाँ पर हमको दिख रहा है आई लीड बाई वी विद फेस π/2। क्यों, क्योंकि ये π/2 फेस से लीड कर रहा है करंट। जब करंट लीड करता है तो वो कौन सा सर्किट होता है, वो होता है कैपेसिटर। सो सर्किट इज कैपेसिटर। अभी हम करंट का एक्सप्रेशन पाके भी इस चीज को आपको शो कर देंगे कि हाँ वो π/2 लीड कर रहा करंट। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए। सी पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट में बात हो रही ग्राफ की, ग्राफ ऑफ रिएक्टेंस विद फ्रीक्वेंसी। जब ये कैपेसिटर का सर्किट हो गया तो कैपेसिटर में रिएक्टेंस का फार्मूला क्या होता है, उसको XC से लिखते हैं। XC जगह क्या लिखेंगे, XC, और XC बराबर होता है 1/2 पाई FC। याद करो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1/ω/c होता था ना, ओमेगा की जगह 2πf होता है, इसलिए 1/2 पाई FC। अब बच्चों यहां से क्या दिख रहा है, जो XC है वो 1/f पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के अपान में डिपेंड करता है। मतलब अगर XC और F में हम ग्राफ खींचे तो कैसा बनेगा बच्चों, XC और F में अगर आप ग्राफ खींचते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो XC और F का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब चौथा क्या है, करंट इन AC सर्किट। हमको यहाँ पे I पता करनी है, यानी कि वोल्टेज लगाया गया है V0 sin ओमेगा t, और हमको वहां पे I पता करना है। तो इसके लिए हम पूरा डेरिवेशन करेंगे कि जब AC सर्किट ओनली कैपेसिटेंस को कंटेन करता है तो क्या होता है। चलिए कर देते हैं, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम डी पार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर किसी AC सर्किट में केवल कैपेसिटर लगा और वोल्टेज लगाया जाए V0 sin ओमेगा t, तो इस कैपेसिटर में करंट का ग्राफ क्या होगा, करंट की वैल्यू क्या होगी, ये हमको समझाना है। तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज आपने लगाया, पता है ना ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है, फिक्स टाइम के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। मान लीजिए आपने वोल्टेज लगाया V0 sin ओमेगा t। ठीक है, इस वोल्टेज की वजह से बच्चों यहां पर एक चार्ज जाएगा। कितना चार्ज जाएगा, तो किसी t टाइम पे अगर वोल्टेज यहां V लगा हुआ है, इसका मतलब चार्ज एट कैपेसिटर एट इंस्टेंट t। कब बच्चों बात हो रही है, t इंस्टेंट पे, जब वोल्टेज भी है उस समय का चार्ज। तो q बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, CV। यानी कि q बराबर हो गया CV की जगह V0 sin ओमेगा t। ये हमारे पास चार्ज आ गया। जब चार्ज आ गया तो बच्चों यहाँ पे करंट कितनी होगी, करंट इन सर्किट कब निकालना है करंट बच्चों, एट इंस्टेंट t, उसी t इंस्टेंट पे ही जब वोल्टेज V0 sin ओमेगा t है उस समय की हम करंट फाइंड करते हैं। तो करंट क्या आएगी बच्चों, I इक्वल टू क्या होता है dq/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। पता है आपको, बहुत बढ़िया। तो I इक्वल टू क्या आएगा, d/dt ऑफ q। q की वैल्यू क्या है बच्चों, CV0 sin ओमेगा t। अच्छा, तो I की वैल्यू क्या आएगी, CV0 sin ओमेगा t। sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों, ओमेगा कॉस ओमेगा t। ये डिफरेंशिएशन आया किसका, sin ओमेगा t का। ठीक है, तो बच्चों ये एक्सप्रेशन आ गया करंट का। अब थोड़ा सा और हम सॉल्व करते हैं। हमको पता है कि अगर ये करंट लिखी हुई है तो ये वैल्यू भी एक करंट की वैल्यू होनी चाहिए। तो इसको हम करंट की वैल्यू मान लेते हैं, CV0
ओमेगा बराबर मान लेते हैं करंट की वैल्यू, वो भी कौन सी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट। क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ करंट। अब देखिए बच्चों, तो यहाँ पे V नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी I नॉट इंटू 1/C ओमेगा। ठीक है, अब याद कीजिए आपको V इक्वल टू क्या पढ़ाया गया, IR, कहाँ पढ़ाया गया, ओम्स लॉ। इसका मतलब V0 बराबर क्या हो जाएगा, I0 इंटू R, ये रेजिस्टेंस होगा, किसका रेजिस्टेंस होगा, C, कैपेसिटिव सर्किट का। तो इसको यार रेजिस्टेंस ना बोल के रिएक्टेंस बोल देते हैं, मतलब 1/C ओमेगा जो होता है इसको हम लोग बोल देते हैं 1/C ओमेगा को XC, XC को बोलते हैं बच्चों कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया। तो कुल मिला के हमने देखा कि ये वैल्यू क्या बन रही है, करंट बन रही है। सो I बराबर I0 cos ओमेगा t। अभी इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस की भी बात करेंगे, अभी पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो I बराबर हो गया बच्चों I0 cos ओमेगा t। cos ओमेगा t की वैल्यू क्या होती है, इसको लिख सकते हैं sin ओमेगा t प्लस π/2। क्यों, क्योंकि sin 90 प्लस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है प्लस का। इसीलिए ये वैल्यू अभी भी cos ओमेगा t बन जाएगी। बहुत बढ़िया। तो देखिए वोल्टेज की इक्वेशन क्या थी, V0 sin ओमेगा t। करंट की इक्वेशन क्या आई है, I0 sin ओमेगा t प्लस π/2। तो करंट का फेस ज्यादा है, करंट लीड कर रहा, कितने एंगल से, π/2 एंगल से। इसका मतलब लिख देंगे इन कैपेसिटर I लीड्स बाय V विद फेस, कितने फेस से बच्चों लीड करता है, ये π/2। ठीक है, इसीलिए हमने समझ लिया था कि अगर करंट लीड करती है वोल्टेज से तो इसका मतलब वो कैपेसिटर होता है, वो भी कितने एंगल से लीड करे, 90 डिग्री से। अच्छा बच्चों, यहां पे पूछा गया है कि XC का वेरिएशन फ्रीक्वेंसी के साथ, तो मतलब रिएक्टेंस का वेरिएशन फ्रीक्वेंसी के साथ। तो XC इक्वल टू क्या होता है, 1/ωc। तो आप यहां से भी देख सकते हो, ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2πf, ओमेगा 2πf इंटू C, पता है ना, ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर 2πf होती है, जहाँ f फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर XC और C का ग्राफ, f का ग्राफ खींचते हो तो बच्चों कैसा आता है, XC और f का ग्राफ, तो क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पर XC घटेगा, तो ये कुछ इस तरह से बन जाता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है। तो XC और f का ग्राफ हो जाएगा। और यहाँ से ये पता चल गया कि I लीड करता है V से। कभी कभी इसमें बच्चों आपको कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि इसका फेजर डायग्राम पूछ लेते हैं। तो फेजर डायग्राम बनाना कैपेसिटर और वोल्टेज में कितना सिंपल है, करंट और वोल्टेज में। देखो ऐसे एक लाइन खींच दो, वोल्टेज कितने एंगल पर है, ओमेगा टी। तो वोल्टेज का जो ग्राफ है वो किस एंगल पर होगा, V का ग्राफ ओमेगा टी पे होगा। ठीक है, करंट कितने एंगल पर है, ओमेगा टी प्लस π/2। तो ओमेगा टी और प्लस π/2 मतलब करंट कहीं इधर जाएगा, ये करंट होगा और एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। मतलब करंट का टोटल इस लाइन से कितना एंगल बनेगा, इस लाइन से इसका एंगल बनेगा π/2 प्लस ओमेगा टी। यानी कि अगर इस ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे बेंड कर दिया जाए तो ये ऐसे बना सकते हैं हम लोग बच्चों, इधर V इधर I और एंगल 90 डिग्री। इस ग्राफ को ऐसे रोटेट कर दें, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आपको ये बात समझ में आई कि जो कैपेसिटर होता है उसमें करंट अगर y एक्सिस पे है तो वोल्टेज इधर है, या कभी और रोटेट कर दो, अगर करंट x एक्सिस पे है तो वोल्टेज माइनस y एक्सिस पे होगा। ठीक है, मतलब इसी को और 90 डिग्री रोटेशन से हम ये भी ऐसे बना सकते हैं, I यहाँ आएगा तो V यहाँ चला जाएगा। तो चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ, ये सब करो एक जैसे। ये सब क्या है, उसके फेजर डायग्राम है, किसके, कैपेसिटर में करंट और वोल्टेज का ये फेजर डायग्राम। इसको फटाफट नोट कर लीजिए।